नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। यूनिट नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। यूनिट नंबर 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट 8 जो कि आपके लास्ट यूनिट है। चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पढ़नी तो पूरी है। क्या पता आपकी किस्मत ऐसी हो और आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले। तो ये भी आपकी वही वन शॉट रहने वाली है यूनिट 8। इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कम्युनिटी का आपके हो चुका है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस लेक्चर के बाद में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। यूनिट का नाम है एथिक्स। एथिक्स या एथिक्स, जो भी आपकी समझ हो वो बोल सकते हो। एथिक्स या एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग, ईबीटी इन नर्सिंग एजुकेशन। कि नर्सिंग एजुकेशन में ईबीटी से हम एथिक्स से और एविडेंस बेस्ड टीचिंग को पढ़ना है। हमें बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथिक्स होते क्या है। एथिक्स या एथिक्स होते क्या है। एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, यही क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं। राइट और रॉन्ग डिसीजन इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में राइट और रॉन्ग का डिसीजन क्या होता है, एथिक्स। इट मीन्स नर्स शुड ऑलवेज डू व्हाट इज राइट फॉर पेशेंट एंड सोसाइटी। कि नर्स को क्या है कि नर्स को वही काम करने चाहिए जो पेशेंट के लिए और सोसाइटी के लिए सही हो। नर्स को क्या करना चाहिए, वही काम करने चाहिए, वैसा ही इलाज या वैसे ही राइट्स अपने काम में लेने चाहिए जो कि पेशेंट के लिए और सोसाइटी के लिए सही हो। यही क्या होते हैं, एथिकल बेस्ड प्रोफेशन होता है। राइट और रॉन्ग का डिसीजन नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, उसके बारे में आज बात करेंगे। एथिक्स का मतलब अगर हम ओवरऑल देखें कि एथिक्स को एक शब्द में बताइए तो एथिक्स का मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इथिकल डिसीजन मेकिंग, डेफिनेशन देखते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग की। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग मींस चूजिंग द राइट एक्शन बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, फेयर अनफेयर, गुड और हार्मफुल टू अदर्स। क्या समझे। एथिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि खुद सोचना, क्या करना, डिसीजन लेना, चूजिंग द राइट एक्शन, राइट एक्शन चूज करना बाय थिंकिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक राइट डिसीजन लेना। किसके लिए, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या गुड है और क्या हार्मफुल है दूसरों के लिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या अच्छा है क्या उनको नुकसान देगा, उसके बारे में डिसीजन लेना ही एथिकल डिसीजन मेकिंग कहलाता है। प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी देख लेते हैं। प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले गेदर द फैक्ट्स। गेदर द फैक्ट्स मतलब कि गेदर मतलब कि एक तरीके से इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिचुएशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, पहली चीज। नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज एज्यूम्ड। ठीक है, मतलब क्या सही है क्या सही नहीं है उनके बारे में पूरा आपको एक तरीके से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर सको तो आप उसको कलेक्ट कर लो, पहली चीज। सेकेंड इज डिफाइन एथिकल इश्यूज। फिर हम क्या करेंगे, हमने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम करेंगे सेकेंड पॉइंट आता है डिफाइन द एथिकल इश्यूज, फाइंड आउट व्हाट इज रियल एथिकल प्रॉब्लम। फिर हम उनकी प्रॉब्लम को पता करेंगे। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फर्स्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में हम पता करेंगे सबसे पहले। हाँ मानते हैं ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ी लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। बाकी तो आपको बहुत अच्छे से समझाया है एक एक चीज को, लेकिन जो ये चैप्टर है इसको तो आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वैसे तो कम आते हैं इसमें से, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे। तो हम वही बता रहे हैं आपको जो आपको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, वही पढ़ाएंगे जो आपको लिखना है। मतलब इसको आप बिल्कुल समझ लो रट लो, जो करना है वो करो, लेकिन इसको याद करो आप। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, क्या होता है, आइडेंटिफाई द पीपल इन्वॉल्व, पेशेंट, नर्स, डॉक्टर्स और फैमिली एंड हाउ दे अफेक्टेड। ठीक है भाई, सबको कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं पूरी प्रोसेस में, पेशेंट रहते हैं, नर्स रहते हैं, डॉक्टर्स, फैमिलीज एंड हाउ दे आर अफेक्टेड। ठीक है, और वो कैसे अफेक्टेड रहते हैं, उन सभी के बारे में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। तो उन सभी के बारे में सोचना है। आइडेंटिफाई द, फिर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। अब क्या क्या कर लिया हमने, हमने सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन थी हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उसके बाद में उस सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है उसका हमें पता लगा लिया। किससे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में हमने उसको उसके बारे में थिंकिंग करी और उसके हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम का पता लगा लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब कौन कौन से इसमें शामिल है उस प्रॉब्लम में, या फिर उस डिसीजन, एथिकल डिसीजन है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो
उनके बारे में मैं आइडेंटिफाई कर लिया, पेशेंट है, नर्स है, डॉक्टर्स है, फैमिलीज मेंबर्स है, और ये सब कैसे अफेक्ट हो रहे हैं उन सब के बारे में हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या आएगा, आइडेंटिफाई इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ यू मेक ए सर्टेन डिसीजन, बोथ गुड और बैड रिजल्ट शॉर्ट टर्म। मान लीजिए अगर आपने कोई डिसीजन लिया, कोई भी आपने डिसीजन ले लिया, ये तीनों आपने प्रोसेस से, स्टेप से आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो अब उस डिसीजन से क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, उन दोनों के बारे में आपको सोचना है। कि मान लीजिए अगर हम जैसे बीएस नर्सिंग है, करते हैं दोनों चीज़ देखते हैं, बीएस नर्सिंग कर ली तो बीएस नर्सिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, या फिर कोई भी चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम वहाँ घूमने जाएंगे तो इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोनों के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना, कंसिडर इंटीग्रेटिंग एंड कैरेक्टर, थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड फेयर, ठीक है, वही क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। व्हाट वुड अदर थिंक ऑफ योर डिसीजन, बिल्कुल, इज ऑनेस्ट एंड मोरल, ठीक है। अब आपने तो सोच लिया कि क्या अच्छा है क्या गलत है, लेकिन आपके बारे में जो आपने डिसीजन लिया है दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड अदर्स थिंक योर डिसीजन, आपने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है, उनके बारे में करना। गेट क्रिएटिव विद एक्शन, लुक फॉर अदर पॉसिबल सॉल्यूशन और ऑप्शन बिफोर मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। भाई अगर अभी अब तक हमने फाइनल डिसीजन तो लिया नहीं है, अभी केवल हम खुद सोच रहे हैं कि सोच लिया हमने कि यार ये करना है। अब फिर हम खुद बोलेंगे यार अगर ये सही है या गलत है, आप बोलोगे सही है, तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, चार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उसके बारे में सोचना, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसके बाद में अगर चलो मान लीजिए यार ये ऐसा सोच सकते हैं, तो अगर हम दूसरा डिसीजन ले, कोई दूसरा डिसीजन अगर पॉसिबल हो तो दूसरा डिसीजन ले सकते हैं अपन। दूसरा डिसीजन ले लिया, फाइनल डिसीजन से पहले अगर ऑप्शन है हमारे पास तो हम दूसरा डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में डिसाइड ऑन द राइट एथिकल एक्शन, चूज द बेस्ट एंड मोस्ट एथिकल एक्शन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स पीपल एंड रिजल्ट। सभी चीज़ों को सोचने के बाद में एक फाइनल डिसीजन लेना। ये ओवरऑल हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर पता तो होना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि डिसीजन कैसे लें, एक अच्छा डिसीजन कैसे लेना है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है कि कोई भी सिचुएशन है उसके हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले ली, प्रॉब्लम ले, उस प्रॉब्लम्स में या उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो ये शामिल हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमने डिसीजन लिया है वो अच्छा है या नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हम खुद सोच रहे हैं। पांचवी प्रोसेस में हम सोच रहे हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि बुरा है या सही है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप दूसरा सॉल्यूशन भी ले सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन ले लिया तो अब आप उसको फाइनल डिसीजन दे दो, जो भी सोचा आपने उसको फाइनल डिसीजन दे दो कि ये है हमारी बात, ठीक है। सभी फैक्ट्स, पीपुल्स और रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आप बेस्ट और जो आपने चूज किया है वो आप डिसीजन दे सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट आता है वैल्यूज। क्या आता है, वैल्यूज। वैल्यूज आर बिलीफ्स। वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज आर द बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, गुड और बैड। कुल मिला के बात वही है, क्या गलत है क्या सही है उनके बारे में पता होना चाहिए, उन प्रिंसिपल्स के बारे में, उन बिहेवियर के बारे में। वही क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं। वैल्यू ऐसे बिलीफ या प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, जो कि गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को और हमारी हेल्प करते हैं क्या सही है क्या गलत है उनको डिसाइड करने में। आगे बात समझ में। अब कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, ऑनेस्टी हो सकता है, जैसे अगर हम ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। वो हमारे क्या है, वैल्यूज है। हमें पता होगा कि यार ये गलत चीज़ है तो ये नहीं करनी है, तो ये क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम किसी की रेस्पेक्ट करेंगे तो हम उनकी क्या है, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकेंगे, बड़े हैं यार, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि आपने अपने बिहेवियर को और डिसाइड हेल्प अस डिसाइड क्या गलत है क्या सही है उनके बारे में हेल्प करना वैल्यूज कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, वैल्यूज है। क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पढ़ेंगे, बड़े होंगे, बड़े होकर अपना घर चलाएंगे, घर वालों के लिए पैसे कमाएंगे, ठीक है, और लोगों का इलाज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा इलाज करेंगे तो अच्छा इलाज करेंगे हम, गुड, राइट है, राइट डिसीजन हो गया। तो क्या हो गया, वैल्यूज हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज आर पर्सनल बिलीफ्स दैट गाइड आवर बिहेवियर, ठीक है, अभी देख लिया हमने। वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज एक
गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को, डेफिनेशन में देख लिया हमने। सेकेंड है दे हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ये भी हमने डेफिनेशन देख लिया कि क्या गलत है क्या सही है, उनके बारे में हमें बताते हैं कौन, वैल्यूज। वैल्यूज आर लर्न फॉर, वैल्यूज कहाँ कहाँ से हम सीख सकते हैं, तो फैमिली से हम सीख सकते हैं, स्कूल से हम, सोसाइटी से हम सीख सकते हैं। वैल्यूज के बारे में हम सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, कलीग्स हो गया, उन सबसे हम सीख सकते हैं वैल्यूज के बारे में। दे आर स्टेबल एंड डू नॉट चेंज इजीली। वैल्यूज क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, आसानी से चेंज नहीं होते। हाँ चेंज हो जाते हैं लेकिन आसानी से चेंज नहीं होंगे। जैसे कि मान लो कोई चोरी कर रहा है, किसी का काम क्या है चोरी करना, तो वो भी क्या है उसके वैल्यूज है, उसने सोसाइटी से सीखा है, उनके आसपास के एनवायरनमेंट से सीखा है, चोरी कर रहा है, तो वो चोरी, ये तो है नहीं कि एक मिनट में वो चोरी करना छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, एक मिनट में चोरी करना नहीं छोड़ेगा, वो धीरे धीरे छोड़ेगा। ठीक है, आएंगे उसमें चेंज, अगर कोई ऐसा चेंज लाने वाला होगा तो। वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन एंड एक्शंस, वैल्यूज है वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे डिसीजन से, एक्शन से। दे हेल्प अस टू लिव पीसफुल, लिव पीसफुल एंड रेस्पेक्टफुली विद अदर्स। वैल्यूज के साथ हम दूसरों के लोगों के साथ शांति से और रेस्पेक्टफुली हम रह सकते हैं। ठीक है लाइफ। फिर आता है हमारे पास इथिकल बेस्ड टीचिंग, जो कि हमारे यूनिट का ही नाम है। इथिक सॉरी एविडेंस बेस्ड टीचिंग, एविडेंस बेस्ड 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 टीचिंग बोल दो, ठीक है, या इथिकल बेस्ड टीचिंग बोल दो, एक ही बात है। इथिकल बेस्ड टीचिंग क्या होती है, मीन्स टीचिंग स्टूडेंट इन फेयर, ऑनेस्ट, रेस्पेक्टफुल एंड रेस्पॉन्सिबल वे सो दैट लर्निंग हैपन इन सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यानी कि किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं हम, तो उनको पूरी ईमानदारी से पढ़ाओ, पूरी फेयर से पढ़ाओ। वहाँ पे क्या है, बायस नहीं होना चाहिए, बायस हमने बता दिया, बायस यानी क्या होता है, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पूरे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। रेस्पेक्टफुली, रेस्पॉन्सिबल वे के साथ पढ़ाओ, ताकि जो लर्निंग है, जहाँ भी लर्निंग हो रही है वो सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बेस्ड टीचिंग, अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके, यूज ऑफ रिसर्च, पहली चीज क्या हुई, यूज ऑफ रिसर्च, टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल फैक्ट स्टडी, नॉट ऑन गेस और ओपिनियन। कि टीचिंग है वो बिल्कुल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि हम अनुमान लगा के हमारी राय देकर पढ़ा रहे हैं कि यार मेरे हिसाब से तो ये होगा यार, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल फैक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। यानी कि अगर किसी को पढ़ा रहे हो आप, एविडेंस टीचिंग दे रहे हो, तो बिल्कुल एविडेंस बेस होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, टीचिंग शुड बी फोकस ऑन स्टूडेंट नीड्स, हाँ, इंटरेस्ट, एबिलिटी। अब देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये तो है नहीं कि मैं मेरे हिसाब से नोट्स लेके आ गया, मैंने भी कहीं से आपके लिए नोट्स का अरेंजमेंट किया है, किसी बुक से, किसी सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह से। ठीक है, तो वो क्या हो गए, फैक्ट हो गए, रिसर्च करके मैं नोट्स लेके आया आपको पढ़ाने के लिए। दूसरा काम क्या है, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ वो भी तो देख रहा है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये चैप्टर पढ़ना था तो मैंने आपको पढ़ाया, आपका इंटरेस्ट था, आपकी एबिलिटी थी, तो स्टूडेंट की एबिलिटी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, प्रिंसिपल सही है। एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन लर्निंग थ्रू टॉकिंग, प्रैक्टिसिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट करें, लेकिन आप करते नहीं हो, यहाँ पर आपकी गलती है। क्यों, क्योंकि मुझे फिर फीडबैक नहीं मिल पाता है, इवेल्यूशन कैसे करूँगा मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन लर्निंग, स्टूडेंट को क्या है, पार्ट लेना चाहिए किसमें, या तो बातें करके, प्रैक्टिस करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके। जैसे मैंने CHN कुछ कुछ वीडियोस में या कुछ कुछ लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, कम्युनिटी में देखा होगा आपने कि हाँ, उसमें ड्रग कैलकुलेटिंग में मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, और इस यूनिट में भी, सॉरी, इस सब्जेक्ट में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वीडियोस में, लेकिन आप उनका आंसर नहीं देते हो, तो इसमें आपकी गलती है, एक्टिव लर्निंग नहीं है आपकी। तो ऐसा करना। असेसमेंट एंड फीडबैक, टीचर्स शुड गिव रेगुलर टेस्ट, टीचर्स को रेगुलर टेस्ट देने चाहिए, फीडबैक, ताकि फीडबैक मिल सके और अपनी जो स्टडी है उसको इम्प्रूव कर सके, टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें हेल्प मिलती है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट करो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, मैं आपको टेस्ट का तो हमारे पास क्या है कि ऐसा वो है नहीं, लेकिन मॉडल पेपर अभी आएंगे आपके पास थोड़े दिन बाद, तो वो भी आपके क्या है, असेसमेंट एंड फीडबैक हो गया। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे धीरे 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 हम मेरी जो मेथड है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए। अब अगर आप पहले की वीडियो देखो और अब की वीडियो देखो तो उसमें इंप्रूवमेंट आपको मिलता रहेगा। पहले आवाज़ में प्रॉब्लम थी, अब आवाज़ सही आ रही है आपकी, क्यों, क्योंकि अब संसाधन लेके आ गए, सोर्सेस लेके आ गए, माइक लेके आ गए, पहले नहीं था। कोलेब्रेशन, कोलेब्रेशन मतलब कि किसी के साथ कोलेबरेट करना, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शुड वर्क टुगेदर, शेयर आइडियाज एंड लर्न बेटर। अपनी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए टीचर और स्टूडेंट को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ काम आप करो, कुछ काम हम करेंगे, तभी तो लर्निंग बेटर होगी हमारी।
क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू थिंक, आस्क क्वेश्चन, आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने चाहिए, एंड अंडरस्टैंड डीपली, नॉट जस्ट मेमोराइज। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको डीपली पढ़ना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये सब आपकी बातें चल रही हैं यहाँ पे। देखो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि एजुकेशन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, उन सभी की बारे में बात कर लें। तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने यही बताया था, और लास्ट लेक्चर में भी हमें यही बता रहा हूँ, और बीच में मैं हर लेक्चर में मैंने यही बता। नेक्स्ट हेडिंग आती है, या नेक्स्ट टॉपिक आता है, एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। मीनिंग मतलब कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एविडेंस बेस्ड एजुकेशन मीन्स टीचिंग नर्सिंग। अब जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे उसकी डेफिनेशन अब आ गई, देखो। एविडेंस बेस्ड एजुकेशन मीन्स टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट यूजिंग प्रूव रिसर्च फैक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू हेल्प देम बिकम स्किल्ड सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज में है, आपके कॉलेज में आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, आपके अंदर स्किल्ड है वो डेवलप हो सके, स्किल्ड डेवलप हो सके, सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप बन सको। ठीक है, इसलिए आपको वहाँ भेजते हैं फैक्ट रिसर्च करने के लिए। ठीक है, रिसर्च पर, इन पर हाउ इट अप्लाइड इन नर्सिंग एजुकेशन। अब नर्सिंग एजुकेशन पर हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है करिकुलम डेवलपमेंट, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था करिकुलम, याद है, करिकुलम, कंप्लीट करिकुलम। तो कैसे करेंगे, आपका करिकुलम इस तरीके से बनाया जाए कि आपको ऐसी स्टडी करने के लिए आप मजबूर हो जाओ। ठीक है, मजबूर हो जाओ मतलब कि आपको सिलेबस ऐसा ही बना दिया जाए आपके लिए। नर्सिंग सिलेबस इज शुड बी मेड यूजिंग द लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बनाया जाए। नॉलेज इन हेल्थ केयर, इट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू मैच न्यू मेथड एंड गाइडलाइंस। ठीक है, मतलब आपका अगर सिलेबस ही ऐसा होगा, सपोज अगर आपका करिकुलम है, आप बीएस नर्सिंग कर रहे हो और आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस दे दिया, आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट आ गई, पेड़ कैसे उगाया जाता है, खाद कैसे लगाई जाती है, उसमें पेड़ हो गया है ना, उसमें रूट क्या होती है, इन सब के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो वो आपके लिए थोड़ी है, आपके लिए थोड़ी बनाए, वो तो एग्रीकल्चर के लिए बनाए, उनका अलग सिलेबस है, उनका अलग कोर्स है। तो करिकुलम डेवलपमेंट है कि जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना, ताकि आप उनको पढ़ सको। ठीक है, अब जैसे आपका करिकुलम है बढ़िया, आपके कम्युनिटी चल रही है, ठीक है, फार्मा चलिए आपके, तो इससे क्या है, आपको आपकी नॉलेज वो बड़ी, नॉलेज रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बनाया जाता है। टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, टीचर शुड यूज मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल वे टीचिंग लाइक केस बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग या प्रैक्टिस बेस्ड ट्रेनिंग। कि टीचर्स को भी मेथड ऐसे यूज लेने चाहिए पढ़ाने में या फिर स्ट्रेटजी में, ताकि मॉडर्न और प्रैक्टिकल बेस लेने चाहिए। ठीक है, केस बेस्ड लर्निंग एंड सिमुलेशन हो गया, प्रैक्टिस बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आपको हॉस्पिटल में भेजते ही हैं, वाइवा लेते हैं आपसे। ठीक है, हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, नर्सिंग राउंड हो गया, ठीक है, उधर से डिमोनिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे मेथड है जो कि प्रैक्टिकल में हेल्प मिलती है उनकी। क्लिनिकल एजुकेशन स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम रियल पेशेंट। स्टूडेंट को अब क्या है कि डमी पे, आजकल क्या है, डमी का यूज होने लग गया, डमी का यूज होने लग गया कि चलो इसके डमी है, इसके इंजेक्शन लगाओ, इससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन मेन क्या होता है आपके कि रियल पेशेंट पर आपको सीखना चाहिए, एजुकेशन रियल पेशेंट पे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के अंदर। स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम रियल पेशेंट केयर यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। दे मस्ट लर्न हाउ टू यूज रिसर्च एंड बेस्ड एविडेंस इन डेली नर्सिंग वर्क। ठीक है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड एग्जाम शुड बी ऑल्सो बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड मूवमेंट। जो भी आपके टेस्ट ले रहे हैं वो भी एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, इधर से पेशेंट बेस्ड टेस्ट हो गया। अब देखो, सपोज एविडेंस बेस्ड कैसे हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज आपको क्या है, आपसे पूछ लिया इंजेक्शन इंजेक्शन के बारे में, या फिर एक सेकंड, हाँ, आपसे पूछ लिया इंजेक्शन की वो बतानी है आपको, कैसे लगाते हैं, प्रोसीजर बतानी है आपसे इंजेक्शन की। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, प्रैक्टिकल या फिर रिटन टेस्ट, कौन सा है बेस्ट। तो आप बोलोगे सर बेस्ट तो ये वाला है, प्रैक्टिकल। तो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, नहीं कि आपको इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं और आपको रिटन टेस्ट दे रही है। मेन आपके जो एविडेंस बेस्ड है वो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड, या ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर डिमोनिस्ट्रेशन हो गया, रिटन डिमोनिस्ट्रेशन। आपके आप कर रहे हो उसको परफॉर्मेंस को, और आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये होता है मेन एविडेंस बेस्ड
टेस्ट। ठीक है, तो यही आपके कंप्लीट सिलेबस होता है। 7वें चैप्टर और 8वें चैप्टर दोनों यूनिट की पीडीएफ एक साथ मिलेगी। 7वां आपका हो चुका है और 8वां भी हो चुका है, तो आप दोनों की यूनिट एक साथ मिलेगी, एक ही पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है, बाकी आपके इसी के साथ कंप्लीट सिलेबस होता है। CHN का हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, और अब क्या चाहिए आपको? इंपॉर्टेंट तो कर रहे हो आप, इंपॉर्टेंट भी कराएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजेंगे, और वन शॉट भी चलेगा। पहले मना कर दिया था मैंने, यूनिट नंबर 8 में मना किया था, कम्युनिटी की यूनिट नंबर 8 में मैंने मना किया था, और आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 8 में मैं बोल रहा हूँ कि वन शॉट भी करवाएंगे आपको। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कब वन शॉट आपके डल जाएंगे, अपलोडेड हो जाएंगे। तो बाकी तो कंप्लीट सिलेबस होता है आपका। नोट्स बनाइए, टेलीग्राम पर जुड़िए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, देखते हैं किसका लेक्चर आता है। राधे राधे।